Hello friends, welcome to Relate Chemistry. Today we are discuss application of ESR spectroscopy. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ESR spectroscopy and its principle and application. Now we are discuss application of ESR spectroscopy. लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले ESR चैम्बर में सब्सटेंस लिया जाता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स ये जो सब्सटेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है ना। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका स्पिन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्पिन कर सकता है ना। और इस स्टेट को अल्फ़ा स्टेट कहते हैं। और ये जो अल्फ़ा स्टेट होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है क्योंकि अभी तक हमने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया है ना। देन इसके बाद हम इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, है ना। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इस माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इस माइक्रोवेव रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इसके बाद इसका स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका स्पिन फिर से मूव हो जाता है ना। और इस प्रोसेस के थ्रू हमें ये सारे स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन के इस एक्साइटेड स्टेज को हम लोग कहते हैं बीटा स्टेट कहते हैं। ये हायर एनर्जी स्टेट होता है ना। अब सवाल आता है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं ना। तो हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इस डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। जब हम लोगों ने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के पैरेलल डायरेक्शन में हो गया, है ना। जब हम लोगों ने माइक्रोवेव रेडिएशन जब हम लोग इस सब्सटेंस को प्रोवाइड किया तो तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, है ना। तो इलेक्ट्रॉन में इस आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो स्पिन है उसमें ही चेंज हुआ। जैसे कि हम लोग बेंजीन का एग्जांपल लेके यहाँ पर प्रीवियस जो वीडियो था वहाँ हम लोगों ने समझा था कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ये बॉन्ड है वो शिफ्ट होते हैं, है ना। जो बॉन्ड है बेंजीन में वो शिफ्ट होते हैं और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो बनता है ना। तो इसी तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता बल्कि उनके स्पिन में ही बस चेंजेस आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग माइक्रोवेव रेडिएशन अफेक्टिंग इट्स पोजीशन जस्ट चेंज इट्स स्पिन। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण हो रहा है ये फिनोमिना, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसे डिटेल से समझते हैं। तो ये जो ESR टेक्निक होता है वो वेरियस फील्ड में अप्लाई होता है, जैसे कि बायोलॉजी फील्ड में हो गया, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, मेडिकल, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा ये फील्ड में ये एप्लीकेबल होता है। तो ये जो टेक्निक है वो इन वेरियस जो फील्ड होता है उसमें ये एप्लीकेबल होता है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इसमें स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड एज ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट ड्यूरिंग केमिकल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैन बी स्टडी रेडली बाय ESR, है ना। तो ये फ्री रेडिकल है वो बनते कैसे हैं कि जैसे कि कोई व्हीकल है उससे जो उसका जो एग्जॉस्ट होता है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, वो UV रेज और हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का फ्री रेडिकल या सिंगलेट ऑक्सीजन ये बनाता है ड्यूरिंग दी फोटोकेमिकल स्मॉग रिएक्शन, है ना, या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स कार के एग्जॉस्ट के थ्रू ये गैस निकलता है और ये UV रेज और हाइड्रोकार्बन से ये रिएक्ट करके ये फ्री रेडिकल ये बनाता है ना। इवन इन अ वेरी लो कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन है DPPH radical 10 to the power minus 12 gram. Also we can study the free radicals
बाय यूजिंग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो इस टेक्निक के ज़रिए से हम लोग जो फ्री रेडिकल जो वेरी लो कंसंट्रेशन में ये मौजूद होते हैं उनका भी स्टडी इस टेक्निक की मदद से हम लोग कर सकते हैं, है ना। आगे इसमें है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ट्रिपलेट स्टेट, है ना। स्पिन लेवल मॉलिक्यूल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पोलैरिटी ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है स्पिन लेवल, उसका मतलब क्या होता है। स्पिन लेवल, इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच पोसेसेस एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूजुअली ऑन एन नाइट्रोजन एटम एंड दी एबिलिटी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल, है ना। इसका एबिलिटी होता है कि अनदर ये मॉलिक्यूल को ये बाइंड करता है। स्पिन लेवल आर नॉर्मली यूज्ड एज टूल फॉर प्रोबिंग प्रोटीन्स और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लोकल डायनेमिक यूजिंग इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, जो स्पिन लेवल मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो उनका एबिलिटी होता है कि वो अनदर मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड करता है अलग मॉलिक्यूल के साथ, है ना। इससे क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अबाउट पोलैरिटी ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, है ना। मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है ना। आगे इसमें है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, है ना। ESR is able to provide useful information about the above shape of the radical, है ना। यहाँ पर हम लोग इसे मेथिल फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल के जरिए से समझ सकते हैं। इन मेथिल फ्री रेडिकल the hybridization is sp2 because it has 3 bond pair and 1 unpaired electron which is very reactive, so in hybridization it is not included and 3 bond pair are so one goes with s and other 2 with p orbital, है ना। यहाँ पर वन जो है, यहाँ पर 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। इसलिए इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ना, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मेथिल रेडिकल है उसका ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेथिल रेडिकल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम ये सारी टेक्निक में इसका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन हम लोग कर सकते हैं ये सारी टेक्निक के थ्रू, है ना। It is so triangular planar structure due to the interaction of 3 protons is expected to give 4 lines, है ना। ये सारी स्पेक्ट्रा में ये 4 लाइन्स ये प्रोवाइड करता है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ESR, है ना। द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स इन हेल्दी एंड डिजीज्ड कंडीशन। तो इस टेक्निक की मदद से हम लोग फ्री रेडिकल के प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये बायोलॉजिकल ये कैसे एप्लीकेबल है ये टेक्निक, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कार के एग्जॉस्ट से स्पेशली NO2 एमिट होता है ना एनवायरनमेंट में, और ये ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो फ्री रेडिकल है उसका फॉर्मेशन करता है और सिंगलेट ऑक्सीजन का ये फॉर्मेशन करता है ना। तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है ड्यूरिंग दी ब्रीदिंग प्रोसेस, तो ये हमारे शरीर में सेल्यूलर डैमेज के लिए उत्तरदायी होता है। ये इसे हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण स्पेशली ये एजिंग और कैंसर जैसे डिजीज़ ये हमारे बॉडी में उत्पन्न कर देता है ना। तो इस टेक्निक की मदद से हम लोग इसके प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं, जिससे इससे बचा जा सकता है ना। फंक्शनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव एंजाइम कैन बी कन्फर्म्ड, है ना। आगे इसमें है कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेटेलोप्रोटीन, है ना। इसमें मेटल भी है और प्रोटीन भी है ना। तो जो मेटेलोप्रोटीन होता है उसमें स्पेशली ट्रांजिशन मेटल के फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये एक्टिव साइट के रूप में इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल में हम लोग कैटालिस ले लेते हैं। इसके एक्टिव साइड में जो आयरन एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, और कॉपर के एग्जांपल लेते हैं, कॉपर कंटेनिंग मेटेलोप्रोटीन। तो इसमें हम लोग सुपर ऑक्सीडेज सुपर ऑक्साइड
डिसम्यूटेज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड इसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ESR का। अब आते हैं इसके एनालिटिकल एप्लीकेशन में। सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीज टू पॉजिटिव आयन। ESR स्पेक्ट्रम ऑफ मैग्नीज टू पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन सो इन 6 लाइन, है ना। तो इस बेस में इसका डिटेक्शन किया जा सकता है ना। आगे इसमें है इस टेक्निक की मदद से हम लोग वेनेडियम का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना। और साथ ही साथ कॉपर, क्रोमियम, टाइटेनियम, गैलिडियम और आयरन कैन आल्सो भी एस्टिमेटेड बाय ESR मेथड, है ना। तो इस टेक्निक की मदद से हम लोग जो स्पेशली जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज होता है 3D सीरीज कहते हैं उसे, उन एलिमेंट को हम ESR टेक्निक के जरिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, या एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, आगे इसमें है एप्लीकेशन टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। मोस्ट ऑफ द ESR स्टडी हैव बीन कैरिड आउट ऑन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, है ना। पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसे हम लोग 3D सीरीज भी कहते हैं, इन डिफरेंट वैलेंस स्टेट, है ना। एग्जांपल के लिए हम निकिल का हम लोग कंपाउंड लिए हैं, ठीक है। आगे इसमें है काइनेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ESR स्टडी कैन बी यूज टू स्टडी रेट कांस्टेंट फॉर द बायोमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। Watt and Weismann 1957 were the first study rapid electron transfer reaction for the naphthalene and naphthalene anion system by ESR, है ना। Calculation of the rate constant for the exchange between naphthalene and naphthalene radical anion, इसमें क्या हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पर रेट कांस्टेंट का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये नेप्थलीन एंड नेप्थलीन एनायन के बीच जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। क्योंकि यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, नेप्थलीन एंड नेप्थलीन एनायन के बीच जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो, है ना। आगे इसमें है when naphthalene is added to a solution of naphthalene radical anion, an electron exchange will occur, है ना। This causes the broadening of hyperfine component of ESR resonance line. This broadening can be employed to calculate the rate constant for exchange between naphthalene and naphthalene radical anion. तो इस टेक्निक में इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के थ्रू ये जो ESR रेजोनेंस लाइन हमें प्राप्त हुआ है उसके ब्रॉडनिंग का हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग जो रेट कांस्टेंट है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बारे में, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है तो ये सारे स्पेक्ट्रम हमें प्रोवाइड हुआ है, तो ये सारे रेजोनेंस लाइन का जो ब्रॉडनिंग है ना, मतलब इसका जो ब्रॉडनिंग है वो इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट को, है ना, फॉर एक्सचेंज बिटवीन नेप्थलीन एंड नेप्थलीन रेडिकल एनायन, है ना। इसका जो है ना यहाँ तक समझ आए कि इसके जो ठीक है, यहाँ तक समझ में आए कि इस प्रोसेस में हम लोगों ने तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है दोनों के बीच में नेप्थलीन एंड नेप्थलीन रेडिकल नेप्थलीन एनायन रेडिकल के बीच में, तो जो हमें ये सारी रेजोनेंस लाइन जो प्राप्त हुआ है तो उसका जो ब्रॉडनिंग है उसका यूज़ करके हम लोग रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। आगे इसमें है ESR imaging on animal is done to study the action of brain, heart, liver and tumor growth, है ना। तो इस फील्ड में भी ये एप्लीकेबल है। डिटेक्शन ऑफ इरेडिएट फूड, है ना। साथ ही साथ ये एंजाइम कैटालाइज के स्टडी में भी यूज़फुल है बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन में, है ना। टू स्टडी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर उसमें करंट का जो फ्लो होता है वो बाय द इलेक्ट्रॉन होता है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके थ्रू इसमें करंट फ्लो होता है ना। तो इसके स्टडी में भी ये टेक्निक यूज़फुल होता है। अ रैपिड टेस्टिंग सिस्टम विच इंक्लूड्स एसे फॉर क्विक एंड क्वांटिटेटिव इंडोटॉक्सिन डिटेक्शन एंड एनालिसिस, है ना। यहाँ तक क्लियर है।
एप्लीकेशन ऑफ ईएसआर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि ये कितने मार्क्स का ये एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।